हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे मेनली जो न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट था, कौन कौन सा कंपोनेंट था, पेंटोज शुगर था, नाइट्रोजिनस बेस था और फॉस्फेट ग्रुप था। इसके बारे में हमने बात किया था। ठीक है, आज जो पूरा जो लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा डीएनए के बारे में, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम लोग डीएनए के बारे में कुछ बेसिक बात पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट का नाम पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेनली आज का जो लेक्चर जो मेन इसका इम्पोर्टेंट कोर पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रहेगा। ठीक है, तो पहले जो है डीएनए के बारे में जो है थोड़ा सा बेसिक बात जान जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे डीएनए सबसे पहले इसका सब लोग का फुल फॉर्म तो पता होना चाहिए ना। ये बताओ फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, रिबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। ध्यान सुनिए, डीऑक्सी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? पेंटोज शुगर को, पेंटोज शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड में हम लोग कंपोनेंट देखे ही थे। ठीक है, कि पेंटोज शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और कौन सा होता है? नाइट्रोजिनस बेस होता था। ठीक है, हम सबसे पहले बोलेंगे कि बताओ डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस। एनसीईआरटी में बिल्कुल बात लिखा हुआ है, डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस present in the nucleus, present in the nucleus is first identified by फ्रेडरिक मीसर। किनके द्वारा? फ्रेडरिक मीसर। कब? 1869। और हम बताए भी थे कि बताओ ये जो है किसके न्यूक्लियस से? पस सेल के न्यूक्लियस से। किससे न्यूक्लियस से? पस सेल के न्यूक्लियस से जो है। ठीक है, अब बताइए डीएनए अगर हम बात करें तो डीएनए का अगर हम बताए थे नेचर, बताए थे डीएनए का जो नेचर जो होता है, इसका नेचर जो होता है वो होता है एसिडिक होता है। कैसा होता है? इसका नेचर होता है एसिडिक। ठीक है, हम बताए थे कि डीएनए पे जो चार्ज जो प्रेजेंट रहता है, डीएनए पे चार्ज कैसा प्रेजेंट रहता है? तो डीएनए पे चार्ज प्रेजेंट रहता है नेगेटिव चार्ज। क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज। और हम ये भी बात बताए थे कि बताइए एसिडिक नेचर और नेगेटिव चार्ज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा? फॉस्फोरिक एसिड। और सिंपली हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, हम बोलेंगे कि बताइए डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? डीएनए में कौन सा शुगर है? तो यहाँ पे शुगर है डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। कौन सा शुगर? डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, हम बोलेंगे कि इसमें कौन सा नाइट्रोजिनस बेस है? नाइट्रोजिनस बेस है। तो हम बोले थे कि बताओ यहाँ पे जो नाइट्रोजिनस बेस जो प्रेजेंट रहता है, एडेनिन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, गुआनिन प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद जो है थाइमिन प्रेजेंट रहेगा और साइटोसिन प्रेजेंट रहेगा। AGCT पहले ऐसे लिख लेंगे, सीक्वेंस में लिख लेंगे, AGCT प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, AGCT एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ पे जो यूरासिल जो होता है ना, यूरासिल अब्सेंट होता है। यूरासिल क्या होता है? यूरासिल अब्सेंट होता है। यूरासिल यहाँ पे नहीं होता है। तो इतना बात समझ में आ रहा है। क्या बोले कि ध्यान में रखेंगे, इस साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि बताइए डीएनए इज द एसिडिक सब्सटेंस विच इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मीसर इन 1869। ठीक है, अब बताइए डीएनए का नेचर जो है कैसा है? एसिडिक है। डीएनए जो है, डीएनए के पास चार्ज कैसा है? इसके पास नेगेटिव चार्ज है। डीएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट रहता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट रहता है। कौन कौन सा नाइट्रोजिनस बेस होता है? तो बोलेंगे AGCT एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। इतना बात तो पक्का क्लियर है। और ध्यान में सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे जो यूरासिल जो होता है ना, यूरासिल अब्सेंट होता है। यूरासिल क्या होता है? यूरासिल बिल्कुल अब्सेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, मेनली जो है आज हम लोग को जो पढ़ना है, तो डीएनए का बेसिक बात पिछले लेक्चर में भी किए थे। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे बताओ
स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। किसके बारे में? पूरा आज का जो लेक्चर रहेगा वो किसके बारे में रहेगा? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ बोलना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर देने के लिए बताओ बहुत सारे साइंटिस्ट प्रयास किए हैं, ठीक है। सबसे पहला इनमें जो नाम आता है वो विल्सन एंड फ्रैंकलिन का नाम आता है, जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किए थे। एक्सरे बताओ एक टेक्निकल जो है टेक्निकल मॉडल दिए थे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। उसके बाद बताइए विल्सन एंड फ्रैंकलिन तो ये बोले ही। इसके बाद जो है वाटसन एंड क्रिक का अभी भी हम लोग मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा बताओ कुछ और साइंटिस्ट है, चागाफ वगैरह भी, उसमें जो है कम्प्लीमेंट्री रूल दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो मेनली जो पढ़ना है ना वो पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में एक साइंटिस्ट का नाम आता है, वो नाम आता है विल्सन एंड फ्रैंकलिन। इन्होंने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं बताओ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। क्या कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल किया? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल किया। और इस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में जो है इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर तो देखा, स्ट्रक्चर इसका एक्सरे पैटर्न तो तैयार किया, स्ट्रक्चर में जो है एक्सरे पैटर्न तो तैयार किया, लेकिन बताइए इस जो है एक्सरे पैटर्न को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक्सरे जो है इसको जो है ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो नाम जो आता है विल्सन एंड फ्रैंकलिन, ठीक है। इन्होंने जो है टेक्निक का इस्तेमाल किया और उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। बाद में एक साइंटिस्ट आते थे, उनका नाम था वाटसन एंड क्रिक। सेकेंड जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था बोला वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। तो वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था कि जो है विल्सन एंड फ्रैंकलिन का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है उसी का इस्तेमाल किया, उसी का स्टडी किया। ये जो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का स्टडी किया, इसको स्टडी किया और स्टडी करने के बाद जो है सोचा समझा और एक बहुत बढ़िया मॉडल दिया, ठीक है। उस मॉडल को हम लोग बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे बताइए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद जो है एक मॉडल दिया, इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। कब दिया गया था? 1953, ठीक है। सुनिए क्या बात है कि बताइए डीएनए का जो है सबसे पहले बताइए डीएनए का जो डिस्कवरी कब हो गया था? डीएनए का डिस्कवरी हुआ था 1869 में। लेकिन इसका जो है स्ट्रक्चर कब पता चला? स्ट्रक्चर पता चला बोला 1953 में, ठीक है। तो इतना लेट क्यों लग गया? ठीक है, डीएनए का स्टडी जो है डीएनए का डिस्कवरी 1869 में हो गया था, इसका जो है स्ट्रक्चर 1953 में पता चला। इतना टाइम क्यों लगा? तो एनसीईआरटी साफ बात लिखता है ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन। क्या चीज़ का लिमिटेशन था? टेक्निकल लिमिटेशन था। टेक्निकल लिमिटेशन कहने का मतलब क्या हुआ? टेक्निकल लिमिटेशन कहने का मतलब हुआ उस समय बढ़िया जो है क्वालिटी के माइक्रोस्कोप जो है वो अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। इसलिए जो है ये थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है। माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी 1940 के आसपास आया था, ठीक है। उसके बाद ही तो जो है डीएनए का जो है एक कंसेप्चुअलाइज मॉडल दिया गया, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए बोलते हैं, ठीक है। अब बताइए सुनो, ये जो वाटसन एंड क्रिक जो है, वाटसन एंड क्रिक क्या किए? वाटसन एंड क्रिक जो है वो बताओ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिए, ठीक है, ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो बताइए वाटसन एंड क्रिक क्या किए कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिए, ठीक है। और इसमें उन्होंने कुछ बात बोला, ठीक है। सबसे पहले जो है बात बोला कि डीएनए जो होता है ना, पहला जो बात बोले कि डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड कहने का मतलब बताइए इसके पास क्या होते हैं? दे हैव टू स्ट्रैंड,
स्ट्रैंड, दे हैव 2 स्ट्रैंड। इसके पास कितने स्ट्रैंड होते हैं? 2 स्ट्रैंड होते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? कल हम बताए थे कि बताइए एक जो है न्यूक्लियोटाइड अगर बनाना अगर है तो यहाँ पे जो है शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जोड़ेंगे, उसके साथ क्या जोड़ेंगे? फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे भी शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसके शुगर के जो है कार्बन नंबर 3 से फॉस्फेट जुड़ता है। ठीक है, इसके भी बताओ कार्बन नंबर 3 से फॉस्फेट जुड़ेगा। इस बॉन्ड को हम लोग बोले थे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोले थे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोले थे। ठीक है, तो ये तो एक स्ट्रैंड बनाए, ये तो एक स्ट्रैंड बनाए। दूसरा स्ट्रैंड अगर हम बनाना अगर चाहते हैं तो ए आ गया, शुगर आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे शुगर आ गया, फॉस्फेट ग्रुप आ गया, नाइट्रोजनस बेस आ गया, यहाँ पे जो है शुगर आ गया, फॉस्फेट ग्रुप आ गया, नाइट्रोजनस बेस आ गया। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है कि इसके पास 2 ऐसे स्ट्रैंड होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का ए स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड का ए स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है कौन सा बॉन्ड होगा? ठीक है, यहाँ से जो है ये बॉन्ड जो होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ए बी बॉन्ड क्या होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहाँ पे इसका जो है थर्ड जो है कार्बन पे, शुगर के थर्ड कार्बन पे OH फ्री है। ये बताइए, ये शुगर के बताइए, ये थर्ड कार्बन पे कौन सा है? बोलना OH फ्री है। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, जिस स्ट्रैंड में फॉस्फेट फ्री हो, जिस स्ट्रैंड में क्या बोल रहे हैं? ध्यान सुनेंगे बात को, जिस स्ट्रैंड में फॉस्फेट फ्री हो उस एंड को हम लोग बोलते हैं 5' एंड। कौन सा एंड बोलते हैं? देखो, पहचानने का क्या तरीका है? पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है, जिस जो है स्ट्रैंड में जो है फॉस्फेट फ्री हो उसको हम लोग बोलते हैं 5' एंड, और जिस स्ट्रैंड में OH फ्री हो इस स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? 3' एंड। क्या बोलते हैं? 3' एंड। तो देखिए यहाँ पे ए फॉस्फेट किसी के साथ जुड़ा हुआ है, केवल इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ए फॉस्फेट फ्री है, ए फ्री फॉस्फेट है, ए फॉस्फेट कैसा है? फ्री है, और फ्री है तो इसलिए इसका नाम क्या धर दिए? 5' एंड धर दिए। ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप फ्री है तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि बताइए ए कौन सा एंड आ गया? 3' एंड। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल क्या है कि यहाँ पे अगर हम बात अगर बोलेंगे तो यहाँ पे जो है OH फ्री है। कौन सा फ्री है? OH फ्री है, तो OH फ्री है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 3' एंड। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या फ्री है? यहाँ पे फॉस्फेट फ्री है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 5' एंड। 5' एंड। तो पहला बात ध्यान में रखेंगे, क्या बोले हम? DNA जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड कहने का मतलब बताइए कि जो है एक स्ट्रैंड जो है इधर बना रहे हैं न्यूक्लियोटाइड का, तो एक स्ट्रैंड और बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है जिस स्ट्रैंड में फॉस्फेट फ्री हो उस एंड को हम लोग क्या बोलेंगे? 5' एंड बोलेंगे, और जिस स्ट्रैंड में जो है OH फ्री हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3' एंड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए OH फ्री यहाँ पे है तो 3' एंड इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो है फॉस्फेट फ्री है तो इसको क्या बोल दिए? 5' एंड बोल दिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि OH फ्री है तो इसको क्या बोल दिए? 3' एंड बोल दिए। यहाँ पे फॉस्फेट फ्री है तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? इसको बोल दिए 5' एंड। इसको क्या बोल दिए? 5' एंड बोल दिए। डबल हेलिकल मॉडल का पहला फीचर हम लोग देखें कि जो है DNA कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे DNA जो होता है वो एंटी पैरेलल होता है। DNA कैसा होता है? DNA जो होता है वो एंटी पैरेलल होता है। सेकंड हम बोलेंगे DNA का नेचर कैसा होता है? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। जैसे हम बोलें कि यहाँ पे जो है पेंटोज शुगर है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे पेंटोज शुगर, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे पेंटोज शुगर, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पेंटोज शुगर, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप दिखा देते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस दिखा देते हैं। ठीक है, ये जो है फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, ये फॉस्फेट ग्रुप, ये नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे पेंटोज शुगर, ये जो है फॉस्फेट ग्रुप, ये क्या बोलेंगे? नाइट्रोजनस बेस बोलेंगे, नाइट्रोजनस बेस। देखिए ये जो है वन स्ट्रैंड ऑफ DNA और जो है ये दूसरा स्ट्रैंड ऑफ DNA। ठीक है, यहाँ पे हम बोले कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो होगा ये फॉस्फेट क्या है? ये फॉस्फेट फ्री है तो इस एंड को क्या बोल दिए थे? 5' एंड। इस यहाँ पे इस एंड पे क्या बोले कि बताइए OH फ्री है तो इस एंड को हम लोग क्या बोल दिए? 3' एंड। क्या बोल दिए? 3' एंड। अब बताइए यहाँ पे हमको बात बताइएगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है फॉस्फेट फ्री है, यहाँ पे फॉस्फेट फ्री है
तो इस एंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एंड को हम लोग बोलेंगे 5' एंड बोलेंगे। और यहाँ पे जो है ना OH फ्री है, तो इस एंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एंड को बोलेंगे 3' एंड। क्या बोलेंगे, 3' एंड। तो चलिए हम मान लेते हैं एक स्ट्रैंड A हो गया तो दूसरा स्ट्रैंड A बना दिए, दूसरा स्ट्रैंड A बना दिए। फर्स्ट स्ट्रैंड में क्या दिख रहा है, 5' 3'। फर्स्ट स्ट्रैंड में क्या दिख रहा है, 5' दिख रहा है और 3' दिख रहा है। सेकंड स्ट्रैंड में अगर हम बात करें ना तो बताओ ये 3' दिख रहा है और क्या दिखाई दे रहा है, बोलना 5' दिखाई दे रहा है। तो बताइए 5' 3' की इधर ए साइड आ रहा है ऐसे। इस बार अगर 5' अगर 3' अगर जा रहे हैं तो किधर आ रहा है, इस टाइप में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों जो है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बोथ स्ट्रैंड ऑफ DNA आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोले हम कि बताइए बोथ स्ट्रैंड ऑफ DNA आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये ध्यान में रखना, बहुत लोग को बात समझ में नहीं आता है। हम बताएं, सिंपल सा बात बताएं कि जिस एंड में बताओ फॉस्फेट फ्री रहा उस एंड को सिंपली क्या मान लेंगे, 5' एंड मानेंगे, और जिस एंड में OH फ्री हुआ उस एंड को क्या मान लेंगे, 3' एंड मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे फॉस्फेट फ्री है ना, तो इस एंड को क्या मान लिए, 5' एंड, इस एंड को क्या मान लिए, 3' एंड मान लिए। बताइए यहाँ पे OH फ्री है तो इस एंड को क्या मान लिए, 3' मान लिए, इस एंड को क्या मान लिए, 5' मान लिए, ठीक है। तो अब बताइए कि ये जो होता है 5' से 3' जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में हमको जाना पड़ रहा है, लेकिन इसी बार 5' से 3' अगर जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, ठीक है। तो दोनों जो है, दोनों डायरेक्शन कैसा है, एक दूसरे के अपोजिट है। पैरेलल तो हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है, बोलना अपोजिट है। इसलिए हम बोले कि DNA का जो दोनों स्ट्रैंड होता है ना वो कैसा होता है, एंटी पैरेलल होता है। कैसा होता है, एंटी पैरेलल, ठीक है। अब बताइए दो स्ट्रैंड है तो दोनों स्ट्रैंड को हमको क्या करना पड़ेगा, स्टैक करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा। अरे बताइए ये जो दोनों स्ट्रैंड है तो ऐसे तो अलग दिख रहे हैं ना, तो DNA का जब मॉडल हम बनाएंगे तो दोनों स्ट्रैंड को जो साथ में जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बताइए ये जो जुड़ा हुआ रहता है ना, यहाँ पे जो जुड़ा हुआ रहता है वो रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे जुड़ा रहता है, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हम बोलेंगे तीसरा, हम लोग क्या बात बोलेंगे, तीसरा बोलेंगे कि बोथ स्ट्रैंड आर स्टैक विथ ईच अदर बाई कौन सा बॉन्ड, बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान सुनेंगे बात को कि दोनों जो स्ट्रैंड जो होता है एक दूसरे से, यहाँ पे जो है नाइट्रोजनस बेस जो है एक दूसरे को अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड से अटैच होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ठीक है। और खास बात क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड में जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगा, प्यूरिन ऑलवेज अटैच्ड विथ पायरीन, प्यूरिन ऑलवेज स्टैक विथ पायरीमिडीन। प्यूरिन जो होगा किसके साथ स्टैक करेगा, पायरीमिडीन के साथ, ठीक है। तो बताइए अगर हम प्यूरिन में एडेनिन लेते हैं तो एडेनिन हमेशा जो स्टैक करता है वो डबल बॉन्ड के साथ स्टैक करता है थाइमीन के साथ। किसके साथ, थाइमीन के साथ। अगर जो है हम गुआनिन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्टैक करता है किसके साथ, साइटोसिन के साथ। किसके साथ, साइटोसिन के साथ। तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पे जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। अब देखिए ध्यान सुनना, अगर हम तो यहाँ पे हम अगर कर देते हैं, बताइए यहाँ पे अगर हम कर देते हैं एडेनिन तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थाइमीन। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थाइमीन। दो बॉन्ड है ना। यहाँ पे अगर हम कर देते हैं गुआनिन तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा साइटोसिन। चलिए यहाँ पे अगर हम कर देते हैं, बताइए यहाँ पे कर देते हैं एडेनिन तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा थाइमीन। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थाइमीन। क्या सीखे हम लोग सीखें कि बताइए DNA का जो है डबल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड को एक दूसरे से कनेक्ट होना पड़ेगा। कनेक्शन में कौन हेल्प करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनता है, प्यूरिन और पायरीमिडीन के बीच, ठीक है। प्यूरिन जब भी जुड़ेगा तो किसके साथ जुड़ेगा, पायरीमिडीन के साथ जुड़ेगा। जब प्यूरिन में अगर एडेनिन अगर होगा तो थाइमीन के साथ किसके साथ जुड़ेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। किसके साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ये बताइए गुआनिन जो है जब भी जुड़ेगा तो साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। किसके साथ, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ठीक है। ये तो तीन जो है पॉइंट हम लोग पढ़ लिए। चौथा पॉइंट जो है ना, ये जो है DNA आर कंप्लीमेंट्री, DNA आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। DNA का जो स्ट्रैंड होता है वो क्या होता है, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। कंप्लीमेंट्री कहने का मतलब क्या हुआ कि जो है प्यूरिन जो है वो प्यूरिन के साथ नहीं जुड़ेगा, प्यूरिन के साथ
अगर ऐसा अगर जुड़ता तो इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए का स्ट्रैंड सिमिलर होता। क्या होता? सिमिलर होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्यूरिन किसके साथ जुड़ता है? प्यूरिन जुड़ता है पायरिमिडीन के साथ। किसके साथ? पायरिमिडीन के साथ। तो बताइए इस टाइप के जो है सिमिलरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस टाइप के जो है इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री। ठीक है, जैसे हम अगर स्ट्रैंड अगर बनाए, ध्यान सुनेंगे, अगर हम डीएनए का 2 स्ट्रैंड बना रहे हैं, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो है नाइट्रोजनस बेस के ए ले रहे हैं। ठीक है, तो ए किसके साथ जुड़ेगा? ए डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा टी के साथ। किसके साथ? ए प्यूरिन है, ए क्या है? पायरिमिडीन है। यहाँ पे अगर हम बोलेंगे सी ले रहे हैं, तो ये बताइए ए किसके साथ जुड़ेगा? जी के साथ जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बताइए अगर जो है टी अगर ले रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ेगा? ए के साथ। तो बताइए क्या सेम के साथ जुड़ रहा है? नहीं ना। ये बताइए प्यूरिन किसके साथ जुड़ रहा है? पायरिमिडीन के साथ जुड़ रहा है। यहाँ पे बताइए प्यूरिन किसके साथ जुड़ रहा है? पायरिमिडीन के साथ जुड़ रहा है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड होता है वो क्या होता है? कंप्लीमेंट्री होता है। जैसे हम पूछेंगे, बताइए यहाँ पे हम लिख दिए हैं AGCT। AGCT एक स्ट्रैंड पे हम लिखे हैं, बेस पेयर में लिखे हैं AGCT, नाइट्रोजनस बेस में लिखे हैं AGCT, और यहाँ पे जो है हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे बताइए इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा? ए के साथ क्या होगा? टी होगा। जी के साथ क्या होगा? सी होगा। सी के साथ क्या होगा? जी होगा। और टी के साथ क्या होगा? ए होगा। आप लोग बॉन्डिंग बताइए, ए और टी के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? बताइए, यहाँ पे जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? ट्रिपल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए बताइए, इस इंड को अगर हम 5' इंड बोल दे रहे हैं, तो इस इंड को क्या बोलेंगे? 3' इंड। तो बताइए ए इंड क्या आ जाएगा? 3' इंड आ जाएगा, और ए कौन सा आ जाएगा? 5' इंड आ जाएगा। क्योंकि हम बताएं कि डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड होता है ना, वो कैसा होता है बताओ? वो जो होता है एंटी पैरेलल होता है। कैसा होता है? एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो है पांचवा जो बात लिखेंगे ना, पांचवा बात लिखेंगे कि जो है डायमीटर ऑफ डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डायमीटर ऑफ डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ए जो होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एंड ए यूनिफॉर्म डायमीटर होता है। कैसा होता है? यूनिफॉर्म डायमीटर। यूनिफॉर्म डायमीटर कहने का मतलब बताइए, ये कभी चेंज नहीं करता। कैसे सीखेंगे इसको? जैसे बताइए डायमीटर कैसे बोलेंगे? एक फॉस्फेट ग्रुप से लेके दूसरे फॉस्फेट ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे डायमीटर ऑफ डीएनए। डायमीटर ऑफ डीएनए। और ये डायमीटर कितने के बराबर आता है? 20 एंगस्ट्रॉम। और ये हमेशा जो होता है कन्फर्म होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म होता है, कन्फर्म होता है। ठीक है, अब बताइए यहाँ से यहाँ अगर हम 20 कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा? यहाँ से यहाँ भी जो है वो 20 ही होगा। यहाँ से यहाँ भी 20 एंगस्ट्रॉम होगा। यहाँ से यहाँ भी क्या होगा? यहाँ से यहाँ भी जो होगा वो 20 एंगस्ट्रॉम होगा। क्या होगा? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ड्यू टू बताओ, ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर। ड्यू टू बताइए, ड्यू टू अगर हम बोलेंगे कि बताइए प्यूरिन जो होता है ऑलवेज किसके साथ जुड़ता है? प्यूरिन जो होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बताइए प्यूरिन जो होता है ये किसके साथ जुड़ता है? हमेशा जुड़ता है पायरिमिडीन के साथ। किसके साथ? पायरिमिडीन के साथ। ठीक है, समझेंगे थोड़ा सा इस बात को। ठीक है, अगर जो है मान के चलते कि प्यूरिन के साथ जुड़ता, जैसे अभी देख रहे हैं पायरिमिडीन बताइए डबल रिंग होता है ना, सोचने के लिए हम बता रहे हैं, ये बताइए डबल रिंग बना दे रहे हैं। ठीक है, ये डबल रिंग आ गया। ठीक है, अब पायरिमिडीन कैसा होता है? सिंगल रिंग होता है। कैसा होता है? सिंगल रिंग होता है। ठीक है, तो प्यूरिन किसके साथ जुड़ता है? पायरिमिडीन के साथ। किसके साथ जुड़ता है? पायरिमिडीन के साथ जुड़ता है। लेकिन अगर जो है, अगर हम क्या करें, अगर जो है दो अगर हम ले लेते हैं, दो पायरिमिडीन अगर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? दो अगर पायरिमिडीन अगर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बताओ ये किसके साथ जुड़ेगा? ये तो जो है अगर जुड़ता अगर है तो यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे यहाँ डायमीटर कितना हो गया? यहाँ से यहाँ डायमीटर जो है ये मान लीजिए कि 20 एंगस्ट्रॉम हो गया, तो ये क्या 20 होगा? ये 20 नहीं हो पाएगा। इसलिए बताएंगे कि प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ जुड़ता है, इसलिए इसका डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ऑफ जो होता है डीएनए जो होता है वो ऑलवेज जो होता है यूनिफॉर्म होता है। और कितने के बराबर होता है? बोलना 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। क्या होता है? 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात लिखेंगे वो बात लिखेंगे, बताइए डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर, दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच डिस्टेंस जो होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर।
नैनोमीटर, या इसको और हम लोग बोलेंगे 3, ये बताइए 3.4 एंगस्ट्रम। क्या बोल सकते हैं? 3.4 एंगस्ट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? या तो बताओ डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर, इस बात को थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो है फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे पेंटोज शुगर है, यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस है। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे जो है पेंटोज शुगर है, यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजिनस बेस है। चलिए इस साइड बना दे रहे हैं। यहाँ पे पेंटोज शुगर है, यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस है, और यहाँ पे क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है। यहाँ पे हम बोलेंगे नाइट्रोजिनस बेस है, यहाँ पे जो है पेंटोज शुगर है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? फॉस्फेट ग्रुप है। अब ध्यान से सुनेंगे, 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर कहने का मतलब ए इसके साथ जुड़ेगा ना, ए इसके साथ मान लेते हैं कि जो है ए टी है, और ये बताइए जी और सी है, तो जी और सी किसके साथ जुड़ेगा? ट्रिपल बॉन्ड का। यहाँ पे लिख ही देते हैं, जी आ गया, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं? यहाँ पे मान लेते हैं सी, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़? ए, तो ए क्या मानना पड़ेगा? टी, ठीक है। ये पूरे स्ट्रक्चर के यहाँ से लेके यहाँ तक के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए एक बेस है, ये दूसरा बेस है, तो इसको हम बोलेंगे 1 बेस पेयर। क्या बोलेंगे? 1 बेस पेयर बोलेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको भी क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेकंड बेस पेयर, सेकंड बेस पेयर, ठीक है। अब बताइए, एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर। क्या सीखे हम लोग? देखिए एक जो है न्यूक्लियोटाइड का चेन बनाए थे, एक न्यूक्लियोटाइड का चेन बनाए थे, ठीक है। यहाँ पे एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा तो इसको हम बोल दिए कि 1 बेस पेयर, गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा तो इसको हम क्या बोल दिए? सेकंड बेस पेयर। और 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच जो होता है डिस्टेंस जो होता है इसको हम लोग बोलेंगे 0.34 नैनोमीटर, या क्या बोलेंगे? 3.4 एंगस्ट्रम बोलेंगे। 3.4 एंगस्ट्रम बोलेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे। 6 पॉइंट में हम लोग देखे थे डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर होता है, या क्या बोलेंगे इसको एंगस्ट्रम के टर्म में? 3.4 एंगस्ट्रम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ना, ठीक है, हम बोलेंगे कि बताइए बैकबोन ऑफ जो है, बैकबोन ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, ध्यान सुनेंगे, बैकबोन ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए देखेंगे, ध्यान सुनना। यहाँ पे बोलेंगे, इसको कंपेयर हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं लैडर के साथ। सीढ़ी जो होता है ना, सीढ़ी के बताइए साइड में क्या होता है? 2 स्टेप्स होते हैं, सॉरी 2 जो होता है फ्रेम होता है, और बीच में जो होता है जो जिस पे हम लोग चलते हैं वो क्या होता है? वो स्टेप्स होता है, ठीक है। तो जो है वो जो है फ्रेमवर्क जो है वो क्या करता है? वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो लैडर होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं? चलते हैं। लैडर क्या करते हैं? चलते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे बैकबोन ऑफ, बताओ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं शुगर फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा? ए जो साइड में देखो इसको कंपेयर कर रहे थे, बताइए ए जो है इसको सीढ़ी मान लेते हैं, सीढ़ी का जो है फ्रेम मान लेते हैं, इसको भी क्या मान लेते हैं? सीढ़ी का फ्रेम मान लेते हैं। और ए बताओ नाइट्रोजिनस बेस जो है इसको क्या मान लेते हैं? स्टेप्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ए जो होता है बैकबोन किससे बनता है? क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कि बैकबोन ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए कौन फॉर्म करता है? ए शुगर फॉस्फेट मोइटी, ठीक है। एंड हम बोलेंगे स्टेप्स कौन जो है प्रोवाइड करता है? स्टेप्स कौन फॉर्म करता है? स्टेप्स का कंपेयर करेंगे सीढ़ी से, ठीक है, जिसपे हम लोग चलते हैं, ठीक है। वो जो होता है वो कंबाइन करता है बेस पेयर। वो कौन देता है? बताओ स्टेप्स कौन फॉर्म करता है? वो बेस पेयर फॉर्म करता है। तो हम बोलेंगे ये जो बेस पेयर हो इसको कंपेयर करो किसके तरह? स्टेप्स की तरह। और ये साइड में जो है इसको कैसे कंपेयर करेंगे? फ्रेम की तरह कंपेयर करेंगे। किसके तरह कंपेयर करेंगे? फ्रेम की तरह कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये बात आ गया, ठीक है। 7th जो है पॉइंट आ गया। देखिए 7 मेजर पॉइंट के बारे में हम लोग बात किए हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि जो है शुगर फॉस्फेट ग्रुप क्या प्रोवाइड करता है? बैकबोन जो है, हम बोलेंगे कि शुगर फॉस्फेट ग्रुप क्या प्रोवाइड करता है? बैकबोन ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है। एंड स्टेप्स जो है कौन बनाता है? बेस पेयर। स्टेप्स कौन बनाता है? बेस पेयर, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए हेलिक्स को जो है स्टेबिलिटी कैसे मिल पाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी बताओ, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बॉन्ड बनना चाहिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो होता है स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड। हम बताएं हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनता है? नाइट्रोजिनस
बेस के बीच में और किसके बीच में, नाइट्रोजिनस बेस के बीच में। किसके बीच बनता है, नाइट्रोजिनस बेस, और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अगर थोड़ा सा समझें इस बात को, तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आ गया, यहाँ पे शुगर आ गया, यहाँ पे जो है नाइट्रोजिनस बेस आ गया, यहाँ पे फॉस्फेट आ गया, यहाँ पे शुगर आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस आ गया, यहाँ पे फॉस्फेट आ गया, यहाँ पे शुगर आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि नाइट्रोजिनस बेस है, यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे फॉस्फेट है। नाइट्रोजिनस बेस है, यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस है, यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट है। ठीक है, तो हम बोले इसके बीच जो बॉन्डिंग जो बनेगा, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को अगर जो है बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इस बॉन्ड को बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम बोलेंगे कि डीएनए जो है हेलिक्स को मेन स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर हम बोलेंगे कि बताइए ए नाइट्रोजन, सुनो, इसका जो पोलर पार्ट जो था, पोलर पार्ट जो है कौन सा बॉन्ड बनाया, पोलर पार्ट जो था वो कौन सा बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। ठीक है, और इसका जो नॉन पोलर जो पार्ट होता है ना, वो बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बोलेंगे। हम बोलेंगे कि हाइड्रो मेन स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, मेन स्टेबिलिटी जो है ना, मेन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हम बोलेंगे एडिशनल स्टेबिलिटी क्या कौन प्रोवाइड करता है, एडिशनल स्टेबिलिटी, एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कौन करता है, तो हम बोलेंगे कि जो है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ठीक है, ये चीज़ पढ़ें। ठीक है, हम क्या देखें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल जो है हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए में क्या देखें। सबसे पहले हम लोग बोलें कि जो है वाटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो है डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। सेकंड बोला कि डीएनए जो होता है उसका दोनों स्ट्रैंड कैसा होता है, एंटी पैरेलल होता है। थर्ड अगर हम बात अगर बोलें तो जो है दोनों स्ट्रैंड को जोड़ता कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ता है। फोर्थ बोले कि डीएनए जो होता है वो कम्प्लीमेंट्री होता है। फिफ्थ हम लोग बोलें कि जो है इसके पास जो होता है यूनिफॉर्म डायमीटर होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म डायमीटर जो होता है कितना होता है, 20 एंगस्ट्रम होता है। सिक्स बात हम लोगों ने बोला कि जो है दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच डिस्टेंस कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रम होता है या 0.34 नैनोमीटर होता है। ठीक है, सेवेंथ बात बोले कि बताइए इसका जो बैकबोन जो होता है, डीएनए हेलिक्स का जो बैकबोन कौन प्रोवाइड करता है, बैकबोन प्रोवाइड करता है शुगर फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, एंड हम बोले थे स्टेप्स कौन प्रोवाइड करता है, बेस पेयर। स्टेप्स कौन प्रोवाइड करता है, बेस पेयर जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्टेप्स बनाता है बेस पेयर। ठीक है, उसके बाद बताएं कि जो है स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए हेलिक्स के लिए बताया कि मेन स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोवाइड करता है। और जो है एडिशनल स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं चागाफ रूल। क्या देखेंगे बोला, वेरी इंपॉर्टेंट, चारगाफ रूल। चारगाफ रूल, ठीक है, क्या देखने वाले हैं, चारगाफ रूल देखने वाले हैं। ठीक है, चारगाफ रूल जो है क्या कहता है, ठीक है, चारगाफ रूल कहता है कि टोटल प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल पायरिमिडीन। टोटल प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल पायरिमिडीन। ठीक है, ध्यान सुनेंगे। चागाफ रूल क्या कहता है कि बताइए एक जो होता है, एक डीएनए हेलिक्स में जो होता है जितने जो है प्यूरिन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, पायरिमिडीन होते हैं। जैसे बताइए हम बोलेंगे कि जो है इसको अगर हम प्यूरिन मान लेते हैं तो प्यूरिन किसके साथ जोड़ता है, पायरिमिडीन के साथ। प्यूरिन किसके साथ जोड़ता है, पायरिमिडीन के साथ। प्यूरिन किसके साथ जोड़ता है, पायरिमिडीन के साथ। तो हम बोलेंगे कि प्यूरिन कितने हो गए, 1 2 3। कितने प्यूरिन, 3 हो गए। पायरिमिडीन भी कितना आ गया, 1 2 3। क्या बोलेंगे, 3। तो हम बोलेंगे जितना जो है प्यूरिन होता है उतना ही क्या होता है, पायरिमिडीन होता है। तो हम बोलेंगे प्यूरिन में क्या क्या चीज़ आता है, बोलना एडेनिन आता है और गुआनिन आता है। एडेनिन आता है और क्या आता है, गुआनिन आता है। पायरिमिडीन में क्या आता है, पायरिमिडीन में आता है बताइए साइटोसिन, यूरासिल तो यहाँ पे नहीं होता है, थाइमिन। क्या बोलेंगे, डीएनए में क्या होता है, साइटोसिन और थाइमिन। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि C+T के बराबर होगा। किसके लिए बराबर होगा, बोलना C+T के लिए बराबर होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है, एडेनिन प्लस जो है गुआनिन इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलना C+T। अब बताइए अगर हम कर देते हैं A+G डिवाइडेड, बोलना डिवाइडेड बाई C+T, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। इसी को हम लोग बोलते हैं बेस रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस
रेशियो बोलते हैं। इस रेशियो को क्या बोलते हैं? इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं बेस रेशियो। क्या बोलते हैं? बेस रेशियो बोलते हैं, ठीक है। और हमको पता है कि जितना जो है, जितना ए होगा उतना ही क्या होगा? टी होगा। जितना ए होगा, देखिए अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे अगर बताइए, अगर यहाँ पे ए मान ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? टी आएगा। यहाँ पे अगर जो है सी मान ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? जी आएगा। यहाँ पे अगर ए मान ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? टी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? टी। तो हम बोलेंगे कितना? 1 2 ए आया तो टी भी कितना आया? टी भी कितना आया? 2 आएगा। तो हम बोलेंगे कि ए बटे टी, ए बटे टी, ए बताओ ए किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। या सिंपली और हम क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं टी बटे ए, टी बटे ए भी किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा, ठीक है। और दूसरा बात बोलेंगे कि जी किसके बराबर होता है? सी के बराबर होता है। जी किसके बराबर होता है? जितना जो है गुआनिन उतना ही क्या? साइटोसिन। तो हम बोलेंगे कि जी बटे सी, जी बटे सी, एक क्या चीज आ गया? 1 के बराबर आ गया। और क्या बोल सकते हैं? और बताइए, और बताइए। हम बोल सकते हैं सी बटे जी, सी बटे जी, ए भी किसके बराबर आ गया? ए भी जो है आ गया 1 के बराबर। दिस इज सिंपली चारगाफ रूल। यही क्या था? चारगाफ रूल बोला। चारगाफ रूल को सिंपल लैंग्वेज में क्या समझेंगे? चारगाफ बोलेंगे कि जितना जो होता है एक डीएनए हेलिक्स में जितना प्यूरिन होता है ना, उतना ही क्या होता है? उतना ही पैरिमिडीन होता है। तो प्यूरिन जो होता है एडेनिन और गुआनिन होता है, दोनों को जोड़ दिए तो एडेनिन प्लस गुआनिन एक किसके बराबर होगा? साइटोसिल प्लस थाइमिन के बराबर होगा, ठीक है। और बताइए इसको इस साइड लेके चले आए तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ए प्लस जी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। इस पूरे जो है कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं बेस रेशियो। क्या बोलते हैं? बेस रेशियो बोलते हैं। और ए किसके बराबर आएगा? बताइए, जितना एडेनिन रहेगा उतना ही क्या रहेगा? थाइमिन रहेगा। तो ए बटे टी को हम लोग क्या बोल दिए? 1 बोल दिए। और टी बटे ए को भी क्या बोल सकते हैं? 1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो जी किसके बराबर होता है? सी के बराबर होता है। तो जी बटे सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। या बोलेंगे सी बटे जी भी कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर है ना? तो कल हम लोग जो है चारगाफ रूल पे कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, वहीं से लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।